हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। देखिए, चेंज ऑफ वेरिएबल्स क्या है कि मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो और मैं वहां कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन पुट कर दूं जिस सब्स्टिट्यूशन से वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए जिसके सॉल्यूशन का मेथड हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेरिएबल के अंदर यही करना है। बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसके ऊपर दिया हुआ है, एक एग्जांपल ही दिया हुआ है। उस एग्जांपल से ही आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि चेंज ऑफ वेरिएबल क्या है, कैसे क्वेश्चंस को करना है। तो एग्जांपल नंबर 42, एग्जांपल 42 के अंदर ये दिया हुआ है x dy x dx प्लस y dy बाय x dy माइनस y dx इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ भी है। ठीक है, तो हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन कुछ पुट करना है। तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या पुट कर लेते हैं, हम पुट कर लें x के प्लेस पर r कोस थीटा और y के प्लेस पर r साइन थीटा, y के प्लेस पर r साइन थीटा। ठीक है, तो ये मैंने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पुट कर लिया। अब इस सब्स्टिट्यूशन के साथ अगर मैं रिलेशन देखूं कि x और r में क्या है, तो मैं इनकी स्क्वायरिंग एडिंग करा लूँ। अगर मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कराऊंगा तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम कॉमन ले लेंगे r स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यानी मेरे पास एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा मैं इन्हें डिवाइड करा लूँ, यानी r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x, यानी मैं कह सकता हूँ टेन थीटा की वैल्यू y अपॉन x हो गई। तो मेरे पास यहाँ दो रिलेशन ये आ गए, एक तो x और y का रिलेशन r के साथ, एक x और y का थीटा के साथ। यानी दो रिलेशंस की मदद से मैं ये बनाने की कोशिश कर लूँ। कैसे हो सकता है, डिफरेंशिएट कराऊँ इक्वेशन फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा 2x dx, y स्क्वायर का करेंगे तो 2y dy और r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का क्या होगा 2r dr। 2 आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, x dx प्लस y dy की वैल्यू r dr आ गई। ठीक है, मान लो मैं इसे इक्वेशन थर्ड कह दूं। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ, इसका डिफरेंशिएट करा लें तो tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ कोशेंट रूल लगना है। कोशेंट रूल क्या होगा, डिनोमिनेटर लिखा है एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर तो y का dy माइनस न्यूमरेटर लिखा है एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू x dy माइनस y dx। x इसका स्क्वायर कर दें, x के लिए पुट कर दें यहाँ r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू x dy माइनस y dx। और कोस स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। चाहे आप इसे ऐसे लिख लें कि sec स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिख दें, तब भी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये r स्क्वायर डी थीटा बचता है, x dy माइनस y dx की वैल्यू r स्क्वायर डी थीटा बचती है। ठीक, अब क्या करना है, मैं थर्ड इक्वेशन यहाँ पुट कर लूँ, x dx प्लस y dy इक्वल्स टू r dr। तो ये r dr हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन a 3 और 4। तो ये वैल्यू अगर वहाँ पुट कर देंगे तो ये r dr बन गया बाय ये बन गया r स्क्वायर डी थीटा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस कॉमन लूंगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है आर स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर।
आर से एक पावर कैंसिल आउट कर लें, 1/r dr/d की वैल्यू कितनी हो गई, रूट के अंदर a² माइनस r²/r। ठीक है, इस r से ये r भी कैंसिल हो जाएगा, तो dr/रूट के अंदर a² माइनस r² की वैल्यू d। अब इंटीग्रेट करा दे क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हो गया इंटीग्रेशन dr/रूट के अंदर a² माइनस r² इंटीग्रेशन d। ये किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, 1/a साइन इनवर्स x/a, सॉरी 1/a नहीं आता, साइन इनवर्स r/a, ठीक, इक्वल्स टू d का थीटा होगा और प्लस c। ठीक, आप चाहो तो इसे उधर भेज दो, साइन थीटा प्लस c, r/a की वैल्यू, r की वैल्यू a साइन थीटा प्लस c। ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। इस सॉल्यूशन के अंदर भी मैं चाहूं तो बाद में r की वैल्यू पुट करा दूं और वहां थीटा की वैल्यू, r और थीटा अगर हम पुट करा दें तो क्या बन जाएगा बच्चों, r तो हो गया रूट के अंदर x² प्लस y² और थीटा हो गया tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x प्लस c, ये आंसर। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देख लें, एक ही एग्जाम्पल चेंज ऑफ वेरिएबल के ऊपर दिया हुआ है, तो ये चेंज ऑफ वेरिएबल टॉपिक तो यहाँ कंप्लीट होता। अब मैं साथ ही साथ इसी वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक भी समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं उस टॉपिक पर, वो एग्जाम्पल्स भी कराए जाएंगे। ये आपकी इस लेसन की फिर लास्ट एक्सरसाइज बच जाएगी, देखिए जरा, उसको आप ट्राई कर लेंगे इस वीडियो के बाद और शाम तक आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, इसके ऊपर क्वेश्चंस तो एग्जाम में थोड़े कम पूछे गए हैं, लेकिन टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना तो सीख रहे हैं, उसका ज्योमेट्रिकली क्या यूज करेंगे वो हमें पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम करने से पहले यहाँ कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, मैं यहाँ देख लीजिएगा, आप साइड में मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जो आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर की जो पहली बुक होती है, आई थिंक दूसरी बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस की, उसके अंदर आपने पढ़े होंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y रूट के अंदर 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला y dx/dy इक्वल्स टू y dy/dx, लेंथ ऑफ नॉर्मल y रूट के अंदर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कुछ इंटरसेप्ट के हैं, एंगल के हैं, और लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सभी टॉपिक्स के आपको मतलब ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में पूरा चैप्टर था टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर, पोलर फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में भी था, तो वो आपको आना चाहिए। उसकी बहुत सारी टर्म्स, छोटी छोटी टर्म्स हैं और कुछ ऐसी भी टर्म्स हैं जो यहाँ नहीं लिखी, फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी या शायद फर्स्ट ईयर में भी ना पढ़े हो। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स की कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पता रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जब मैं फर्स्ट ईयर की वीडियो बनाऊंगा तब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आपको वो टॉपिक पहले अच्छे से क्लियर करना जरूरी है तो आप पहले उसे पढ़ लें। अभी तो फिलहाल फर्स्ट ईयर का मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग ही इसी बुक से की हुई है, पहली बुक यही पढ़ा रहा हूँ मैं बीएससी की। इसके बाद एक एक करके कोशिश ये रहेगी कि मैं सारी बुक कवर करूँ, चाहे जितना भी टाइम लगता हो। ठीक, बाकी इस बुक के रेस्पॉन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आगे का रास्ता कैसा रहना है, क्या करना है आगे। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 43, अब मैं सीधे इसके एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के। एग्जाम्पल्स ईजी हैं, ठीक, बस आपके फॉर्मूले जो पीछे दिए हुए हैं ये तो याद कर ही लेना, एटलीस्ट ये वाले फॉर्मूले जो मैंने दिखाए हैं साइड में, जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, इनको आप याद जरूर कर लें। ठीक है, तो एग्जाम्पल 43 दिया है, फाइंड द कर्व इन विच द पोलर सबनॉर्मल इज ऑफ कॉन्स्टेंट लेंथ। वो कर्व फाइंड कीजिए जहाँ पोलर सबनॉर्मल कॉन्स्टेंट लेंथ का हो। ठीक है, तो लेट कर लें
let the constant length of polar subnormal इक्वल्स टू ए। पोलर सबनॉर्मल की कांस्टेंट लेंथ जो है उसको मैं ए लेट कर लेता हूँ। लेंथ ऑफ पोलर सबनॉर्मल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है पीछे, लेंथ ऑफ पोलर सबनॉर्मल इक्वल टू, ये फॉर्मूला है डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाय डी थीटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ ऑफ पोलर सबनॉर्मल वो कांस्टेंट होनी चाहिए और वो हम ए लेट कर रहे हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ पोलर सबनॉर्मल मैं ए लेट कर लूँ, यानी डी आर बाई डी थीटा को मैं ए लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और बहुत इजी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी सोल्व हो रही है। वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट करा दें बोथ साइड, इंटीग्रेशन डी आर इक्वल्स टू ए डी थीटा, डी आर का इंटीग्रेशन आर आ गया, ए डी थीटा का थीटा प्लस सी, ये उस कर्व की इक्वेशन है, आर इक्वल्स टू ए थीटा प्लस सी। ठीक है, तो इस फैमिली ऑफ कर्व, ये कोई एक कर्व नहीं आया, क्योंकि आर और थीटा आप चेंज करेंगे साथ साथ, चलिए आर और थीटा तो वेरिएबल ही हैं, ए और सी आप चेंज करेंगे तो अलग अलग कर्व्स बनते चले जाएंगे। ठीक, यानी मैं ये कहूँगा कि ये पूरी एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरी फैमिली ऑफ कर्व का जो पोलर सबनॉर्मल है, पोलर सबनॉर्मल इसका फॉर्मूला डी आर बाई थीटा मैंने लिखा, ये कांस्टेंट ही आएगा। आप इस कर्व का कभी भी पोलर सबनॉर्मल निकालेंगे वो कांस्टेंट ही आएगा, और कितना आएगा बच्चों, ए। ठीक, तो क्वेश्चन ने मुझसे कहा था कि वो फैमिली ऑफ कर्व बताइए, या वो कर्व बताइए जिसका पोलर सबनॉर्मल कांस्टेंट होता। तो ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब लेंथ ऑफ पोलर सबनॉर्मल का फॉर्मूला याद होगा तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। जब फर्स्ट ईयर की वीडियो बनाऊंगा मैं फिर बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है यानी वो आज बन रही हो या 6 महीने बाद या 1 साल बाद, तब आप ये चीज़ दोबारा से एक बार समझना चाहें कि पोलर सबनॉर्मल क्या होता है, पोलर सबटेंजेंट क्या होता है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल आप अपनी फर्स्ट ईयर की बुक उठाकर उसमें देख लें। ठीक है, मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप सब पढ़कर आए हैं फर्स्ट ईयर में, नहीं पढ़कर आए तब भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बस आप फॉर्मूले याद कर लो, तब भी काम चल जाएगा। देखिए जरा एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 क्या है, मतलब एग्जाम्पल 44 ना, एग्जाम्पल 44 ये है फाइंड द कर्व फॉर विच द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस वेक्टर एंड द पोलर सबटेंजेंट इज कांस्टेंट। एक ऐसा कर्व फाइंड कीजिए जहां रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस वेक्टर का रेसिप्रोकल और पोलर सबटेंजेंट का रेसिप्रोकल का सम कांस्टेंट है। ठीक, तो पोलर सबटेंजेंट क्या होती है उसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है पीछे, आप याद कर लेंगे। पोलर सबटेंजेंट, पोलर सबटेंजेंट का फॉर्मूला है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस वेक्टर प्लस रेसिप्रोकल ऑफ पोलर सबटेंजेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट में लैम्डा लेट कर लूँ, मैं लिख दूं वहां वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो बन गई। अब बस इसको सॉल्व करने की बात है, 1/r उधर भेज दो। सॉल्व करते ही वो कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, जिस कर्व के अंदर ये जो कंडीशन दी है कि रेडियस वेक्टर का रेसिप्रोकल और पोलर सबटेंजेंट का रेसिप्रोकल कांस्टेंट आएगा, वही हमें फाइंड करनी है। आर स्क्वायर लैम्डा माइनस, मैं एलसीएम ले लूँ, लैम्डा माइनस 1/r, एक पावर कैंसिल आउट हो गई। ठीक है।
लैम्डा आर, अच्छा हाँ, यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो लैम्डा के साथ आर भी आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते यहाँ। तो इसका सॉल्यूशन जो है हम डी थीटा निकाल लें, डी थीटा डी आर बाई आर लैम्डा आर माइनस 1, ठीक है। अब इंटीग्रेट करा लें, क्लियर। तो अब इंटीग्रेशन कराएंगे, क्या आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन कराना पड़ेगा ना, पार्शियल लेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से 1 बाय आर लैम्डा आर माइनस 1, ये ए बाय आर प्लस बी लैम्डा आर माइनस 1, तो 1 बाय आर लैम्डा आर माइनस 1 आर लैम्डा आर माइनस 1 ए लैम्डा आर माइनस 1 प्लस बी आर, तो कैंसिल, पुट कर लें आर के प्लेस पर 0, तो 1 इक्वल्स टू ये 0 हो गया माइनस ए, यानी ए की वैल्यू माइनस 1, पुट कर दें आर के प्लेस पर 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बी बाय लैम्डा, तो बी इज इक्वल्स टू लैम्डा आ गया। यानी इस इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूँ डी आर इंटू ए, यानी माइनस 1 अपॉन आर प्लस बी है लैम्डा, तो लैम्डा बाय लैम्डा आर माइनस 1 डी आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी थीटा। अब इंटीग्रेशन करा लें, अब इजीली हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन आर का माइनस लोग आर, लैम्डा तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन लैम्डा आर माइनस 1 का लोग लैम्डा आर माइनस 1 और लैम्डा अपॉन में आएगा, वो अपॉन वाला लैम्डा जो कांस्टेंट ये बाहर आएगा, इसको काट देगा, यानी बचेगा लोग लैम्डा आर माइनस 1 इक्वल्स टू डी थीटा का थीटा प्लस सी, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसे और सिंप्लीफाई करें तो लोग लैम्डा आर माइनस 1 बाय आर इक्वल्स टू थीटा प्लस सी, लोग उधर भेज दें तो ई की पावर थीटा प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ज़्यादा करो आर उधर भेज दो, क्लियर। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 44 हो गया। सिंपल सा एग्जाम्पल था, ये क्या रखा था कि भाई एक ऐसे कर्व की इक्वेशन लिखिए या पूरी फैमिली का इक्वेशन आ जाएगी, वो तो खैर क्योंकि सी तो कांस्टेंट है यहाँ, ठीक है। तो ऐसा फैमिली ऑफ कर्व बताइए जहाँ पोलर सब टेंजेंट का रेसिप्रोकल और रेडियस वेक्टर के रेसिप्रोकल का सम कांस्टेंट हो। तो हम रेडियस वेक्टर के रेसिप्रोकल और पोलर सब टेंजेंट के रेसिप्रोकल का सम कांस्टेंट ले लेते हैं और इसका पूरा फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। भाई यही तो है, बस ज्योमेट्रिकली तो यही चीज़ हमें लानी है, बाकी तो सॉल्यूशन तो हम सीख चुके। 11 एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन करना ही सीखे हो अभी तक, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 45। मैं कुछ एग्जाम्पल करा दूँ ताकि आप फिर क्वेश्चंस ट्राई कर सकें। जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक आप क्वेश्चन आंसर पर फोकस करें, कोशिश करें क्वेश्चन आंसर करने की। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस 12th एक्सरसाइज की PDF का लिंक मिल जाएगा, आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर्स ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 45। क्या दिया हुआ है इस एग्जाम्पल के अंदर, फाइंड द कर्व इन विच द कार्टेशियन सबटेंजेंट वेरीज एज द एब्सिका। जो कार्टेशियन सबटेंजेंट है, तो कार्टेशियन सबटेंजेंट क्या होती है, ये तो शायद पीछे भी नहीं दिया हुआ होगा फॉर्मूला। कार्टेशियन सबटेंजेंट तो ये क्या है, y dy बाई dx, y बाई dy बाई dx, ये कार्टेशियन सबटेंजेंट है, ठीक। क्या क्या रखा है, कार्टेशियन सबटेंजेंट वेरीज एज कांस्टेंट, नहीं वेरीज एज एब्सिका। देखिए एब्सिका क्या होता है, x कोऑर्डिनेट को एब्सिका बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये 9th-10th क्लास मैथ्स में बताया जाता है। एब्सिका मतलब x, एब्सिसा बोलते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन की बात है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कार्टेशियन सबटेंजेंट यानी कि y/dy/dx वेरीज मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं कह दूं x के, एब्सिसा के। तो y/dy/dx इक्वल्स टू लैम्डा x। ठीक, मैं यहाँ से y लैम्डा x dy/dx लिख सकता हूँ। dy/dx उधर चला गया। वेरिएबल सेपरेट कर लें, dx/x इक्वल्स टू लैम्डा dy/y, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो dx/x हो गया log x, लैम्डा dy/y हो गया log y, प्लस किधर भी एक तरफ log c ले लो। ठीक है, बुक के हिसाब से चले तो हाँ y की तरफ ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब log x इक्वल्स टू log y की पावर लैम्डा प्लस log c। तो log x इक्वल्स टू log y की पावर लैम्डा इंटू सी, ये आपका आंसर। ठीक है, x इक्वल टू सी वाई की पावर लैम्डा। तो क्वेश्चन मैं मानता हूं बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमें ये चीज़ याद होनी बहुत ज़रूरी है कि कार्टेशियन सबटेंजेंट का फॉर्मूला क्या है। वो हमने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, तो हम याद रखेंगे। नहीं पढ़ा तो अब याद कर लो, कार्टेशियन सबटेंजेंट का ये है। एग्जाम में कार्टेशियन सबटेंजेंट का क्वेश्चन ना छूटे, इतना मोटिव बनाओ कि जो क्वेश्चन कर लिया एग्जाम में वो नहीं छूटना चाहिए। समझ में आपके आई हो गया, बस यही बात याद रखनी है। बाकी तो सब मेथड आपको ऑलरेडी आता है, मैं मानता हूँ आप सब कर देंगे। अगर आपने पिछली 30-32 लेक्चर हो चुके हैं, अगर वो लेक्चर देखे हैं सारे, तो आप कैसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री की अब सॉल्व करने में सक्षम होंगे। नहीं, अगर देखिए आप एक काम जरूर करें, रिवीजन पीछे का जरूर करते रहें। या तो खुद से कॉपी पेन लेके आप कोई भी क्वेश्चन रैंडमली चेक कर लें, रिवाइज कर लें, या फिर फ्री टाइम में बैठकर आप वीडियोस को भी देख सकते हैं कि भाई आपको जो है वो रिवीजन मिल जाएगा वहाँ भी। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है, कहीं खाली बैठे हैं, आप फ़ोन उठाइए, रिवीजन कीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 46, थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 46 में क्या रखा है, शो दैट द कर्व इन विच द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस वेक्टर एट एवरी पॉइंट इज हाफ ऑफ द वर्टिकल एंगल इज कार्डियोइड। कि ये शो करें कि जो एंगल बिटवीन टेंजेंट और रेडियस वेक्टर बनता है, ये मैं इसको थोड़ा सा कर्व बनाना चाहूँ, अच्छा वो कार्डियोइड बनेगा। अब एक बात पहले तो ये देखिए कार्डियोइड क्या होता है। कार्डियोइड इस शेप का जो कर्व है, यानी सर्कल के ऊपर सर्कल को रोटेट करा रहे हैं, और तब वो जो पॉइंट एक सर्कल पे हमने माना है उसका जो मोशन हो रहा है, ये कार्डियोइड की शेप बना रहा है। ठीक, क्लियर हो गया आपको कार्डियोइड क्या है। इसके भी बहुत क्वेश्चन थे फर्स्ट ईयर में, कर्व ट्रेसिंग के भी थे। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे इसकी शेप का भी कुछ काम नहीं है, जो मैं समझा रहा हूँ काम तो ऐसे इसका भी नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप देखें कि अगर मैं कहूँ ये कोई मेरे पास कर्व है, ये रेडियस वेक्टर हो गया, ठीक, मतलब ये टेंजेंट हो गई, या फिर कर्व में थोड़ा ऐसा बना दूँ, यहाँ तो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट एक सी चमकेंगे आपको। फिर मान लो ये टेंजेंट बनाई, ये रेडियस वेक्टर बनाई, ठीक, यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, इनके बीच का ये एंगल फाई है। तो मुझसे कह रहा है वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है वो ये है। मुझसे कह रहा है कि जो एंगल है टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में, इस टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल है, ये एंगल फाई जो वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसका आधा है। फाई जो है वो θ/2 के अगर बराबर है तो शो कर दें कि ये शेप जो है कार्डियोइड होगी, यानी जो कर्व होगा ये कार्डियोइड होगा। अब कार्डियोइड शो करने का मतलब है हमें कार्डियोइड की इक्वेशन आती हो, जर्नली r = a1 - cos θ इसकी इक्वेशन है। तो मैं इस कर्व की जो इक्वेशन प्रूफ करूँ वो इतनी प्रूफ कर दूँ तो कार्डियोइड हो जाएगा शो। ठीक, खत्म, ज्योमेट्री का काम खत्म है, बस 2-3 स्टेप के अंदर। फाई देखिए दोनों तरफ में चाहूँ तो tan लगा लूँ, तो tan फाई = tan θ/2 हो गया। और tan फाई का फॉर्मूला r dθ/dr हमने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो हमने tan फाई का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करा लें, तो dr/r
dr/r इधर ले आया, dθ/2 इधर ले जाऊँ, ये कोट θ/2 बन जाएगा। करा दें इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो कोट θ/2 का लोग मोड के अंदर साइन θ/2, ठीक, और 1/2 और आएगा, वो 2 यहाँ आ गया, इक्वल्स टू dr/r का log r, और कांस्टेंट ले लें, इसी तरफ ले रखा है कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट ले लें log c, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, log r इक्वल्स टू 2 log sin θ/2 प्लस log c, ठीक, log r इक्वल्स टू 2 log sin θ/2 प्लस log c। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई कर्व की, ये आ तो गई, पर मुझे तो शो करना था कार्डियोइड है, r इक्वल्स टू 1 माइनस a 1 माइनस कोस थीटा की फॉर्म लानी है, तो वो फॉर्म हम बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं हम, इस 2 को पावर में ले जाऊं, log c इंटू साइन स्क्वायर θ/2 इक्वल्स टू log r, बोथ साइड log से log हटा दे तो c साइन स्क्वायर θ/2, और साइन स्क्वायर θ/2, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं मैं, 1 माइनस कोस टू थीटा बाई 2 पूरे के अपॉन में 2, ये आ गया, ठीक है। c/2 को आप a लिख लें, तो r इक्वल्स टू a 1 माइनस कोस थीटा, तो ये इक्वेशन आ गई। तो शो हो गया कि जो कर्व है, कौन सा कर्व, जो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का जो एंगल फाई होगा, जिसका वो इस वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल का हाफ होगा, वो कर्व पक्का कार्डियोइड होगा, ये शो कर दिया हमने, ठीक। तो सिर्फ इतना ज्योमेट्री के 2-3 स्टेप का काम था, फिर तो बाकी सब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का ही खेल है। तो मैं इस वीडियो के अंदर इतना ही रखता हूँ। आप क्या करें, यहाँ तक के एग्जाम्पल पहले तो अच्छे से समझें, फिर आगे 1-2 एग्जाम्पल दिए हैं वो कर ले ट्राई, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सरसाइज की PDF मिल जाएगी, आप PDF लें और उसको सोल्व करें पूरा, और बुक है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से एक बार, कमेंट कर कर ये ज़रूर बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके डाउट आए हैं, या इन एग्जाम्पल में से अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा था तो कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, ठीक, कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगा। मतलब अपने जो भी पूरी वीडियो देखकर आपको एक कंक्लूजन निकलता है, मैं चाहूँगा हर वो व्यूअर जो BSc सेकेंड ईयर का इसे देख रहा है, वो अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर देकर जा रहा हो। और रिव्यू के तौर पर भी मैं बात करूँगा पढ़ाई की, कि भाई ये क्वेश्चन अच्छा था, ये अच्छा था, वो था, या ये क्वेश्चन हार्ड था, मतलब क्वेश्चन की डिस्कशन हो। ये नहीं कि भी लेक्चर अच्छा था, रे वो तो ठीक है, आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस का डिस्कशन। चलिए रखते हैं इतना ही, धन्यवाद।